नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में जिस तरह एग्जिट पोल आया है उसे लेके तरह तरह की चर्चाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी में खुशी भी है और गम भी है, क्योंकि कई चैनल उसे जिता रहे हैं, कई हरा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने इसे बड़े गंभीरता से लिया है। अभी कुछ देर पहले ही कमलनाथ जी ने एक बयान जारी किया है और अपने कार्यकर्ताओं को एक तरह से बूस्टर डोज देने की कोशिश की है कि हताश मत होइए, कांग्रेस चुनाव जीत रही है। वास्तव में ये एग्जिट पोल में क्या वैज्ञानिक आधार क्या है, ये किस तरह से तैयार होते हैं, चैनल वाले इस तरह से कैसे इसके स्वीकार करते हैं? क्योंकि कल आज तक के ये एग्जिट पोल के बाद जिस तरह एक वीडियो भी वायरल हुआ है और उस वीडियो का अभी तक आज तक ने खंडन नहीं किया है, जिसमें उनके हेड स्वीकार कर रहे हैं कि हमें खुद विश्वास नहीं है इस एग्जिट पोल पर। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी लंबे समय तक दिल्ली में रहे हैं। कई टीवी चैनल, बड़े बड़े चैनल का उन्होंने काम भी किया है और लॉन्चिंग की भी, मतलब उनके स्थापना में भी साथ रहे हैं। हम आज राजेश बादल जी से समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में जो एग्जिट पोल का खेल है वो कितना सैद्धांतिक है, कितना वैज्ञानिक है और कितना ये मैनेज होता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है बादल जी। बादल जी, आप जो एग्जिट पोल मध्य प्रदेश में आया है उससे भारतीय जनता पार्टी में एकदम बूस्ट आ गया है, जबकि 9 में से 5 एग्जिट पोल भाजपा को हरा रहे हैं, लेकिन 4 जिता भी रहे हैं। कांग्रेस को 5 बढ़त दे रहे हैं, 4 नहीं दे रहे हैं। दोनों तरफ लेकिन अचानक कांग्रेस में एक हताशा का माहौल दिखाई दे रहा है। वास्तव में इनका वैज्ञानिक आधार क्या है और ये किस तरह से तैयार होते हैं? देखिए रविंद्र जी, इसका उत्तर मैं थोड़ा सा समय लूँगा। हम लोगों ने जब पत्रकारिता शुरू की तब ये कहा जाता था कि कभी मिशन थी आज़ादी के पहले, बाद में प्रोफेशन बनी और अब मंडी बन गई। अब मंडी है तो आज की जो पत्रकारिता है टेलीविज़न की और अखबारों की, हम देखते हैं एक वर्टिकल डिवीज़न है। वर्टिकल डिवीज़न कैसा कि या तो वो आप इस तरफ होइए या आप उस तरफ होइए, बीच में किसी पत्रकार संतुलन वाली पत्रकारिता के लिए कोई जगह नहीं है। तो या तो आप गोदी मीडिया बन जाइए और या आप उसके आलोचक मीडिया बन जाइए। तो यही हाल इन सर्वे चैनलों जो सर्वे किए हैं, क्योंकि ये तो चैनलों में आए हैं और ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी चैनल जब करे वो एग्जिट पोल, मान लीजिए कि कोई गोदी मीडिया का चैनल है, आप बताइए कि वो हराता हुआ दिखा देगा अगर बीजेपी को? तो ये भी बटा हुआ है। वर्टिकल डिवीजन इस एग्जिट पोल में भी नजर आता है। कुछ वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी सहानुभूति है या कारोबारी रिश्ते हैं, या दूसरा वो वर्ग वो है जो भारतीय जनता पार्टी का आलोचक है और कांग्रेस के प्रति उनकी सहानुभूति है। तो जो 5 और 4 का आंकड़ा आपने दिया है वो एक तो कारण ये है। दूसरा, आज जब कल आए तो मुझे भी थोड़ा सा ताज्जुब हुआ। तो मैंने जो 2-3 जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दे रहे हैं, तो मैंने रात को और सुबह भी उनको फ़ोन किया। नाम नहीं लूँगा क्योंकि उन्होंने उसी शर्त पे बताया था। उन्होंने करीब मेरी बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा भाई साहब आप ठीक करें, जब सत्तारूढ़ दल अनेक चैनलों को, उनके एंकरों को फंड करता है, उनको उनके आर्थिक सुरक्षा उनको देता है, तो जो एग्जिट पोल करते हैं हम लोग कोई भजन करने के लिए तो आए नहीं है। उसने यही शब्द इस्तेमाल किया। हम लोग धर्मशाला नहीं चला रहे हैं, ना कोई मंदिर में लंगर चला रहे हैं कि लंगर के लिए हम भी लाभ कमाने आए हैं। तो अगर हमारे किसी काम से अगर कोई दूसरा दल नाराज हो जाए तो होता रहे, मुझे जहाँ से आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और जो जहाँ से मुझे जो होगा। उसने बिल्कुल साफ स्वीकार किया कि इनके पीछे लेन देन हुआ। अब हालांकि ये बात उसने मेरे दूसरे प्रश्न के उत्तर में वो कही थी। दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि भाई मेरे इतने वर्षों की पत्रकारिता में हम लोग इतना तो करते रहे हैं कि भाई बीजेपी आ रही है तो 116, 17, 18, 20, 22, मतलब 5-7 सीटों से ज़्यादा आगे पीछे कभी नहीं हुआ हम लोगों के आकलन में। कांग्रेस आ रही है तो कांग्रेस का 110, 12, 14, 15, 16, 5-7 सीटों का ही अंतर रहता था। लेकिन आप जो एक मार्जिन रख रहे हो वो मार्जिन तो ऐसा हमने कभी नहीं देखा। मतलब आप 86 से 2000 से 211-12 तक कर रहे हो, या 100 से आप 122-24 तक कर रहे हो, या इसका क्या मतलब है? ऐसा तो कोई सैंपल सर्वे नहीं हो सकता कि 25 सीटों का अंतर दिखाए, 25 सीटों का अंतर दिखाए। मैंने कहा फिर तो ये सैंपल का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि भाई पार्टियां भी सर्वे कराती हैं रवीन जी,
हम आज इनसे पैसा ले रहे हैं, कल हमें उनसे पैसा लेना पड़ेगा। तो ना हम इनको नाराज कर सकते हैं, ना हम उनको नाराज कर सकते हैं। तो हमें तो भाई ठीक है, आज सत्ता में बीजेपी है तो उसको तो बल्ले बल्ले करनी है। ये मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा हुआ, और उन्होंने कहा कि आप नाम किसी सूरत में नहीं देंगे। अब मैं अपने एक घटना बताता हूं आपको। दिल्ली में करीब करीब ये बात है 20 साल पहले की बात है। मैं एक राष्ट्रीय चैनल में था, सेंट्रल इंडिया का संपादक था। तो हम लोगों ने एक सर्वे कराया था, सैंपल सर्वे इसी तरह का। तो उसमें जो आए, जब हम लोग देख रहे थे, तो उसमें जो रिजल्ट्स थे या जो अनुमान थे या जो रुझान थे, वो एमएलए का रिपोर्ट कार्ड था, कुछ इस तरह का था। तो वो बिल्कुल ऐसा था ही नहीं। मान लीजिए कोई कह दे कि सुंदरलाल पटवा को 90% लोग जानते, मतदाता नहीं जानते, या छिंदवाड़ा में कोई ये कह दे कि कमलनाथ को 99% लोग नहीं जानते, कुछ इस तरह का मामला था। हम लोगों को संदेह हुआ कि यार कुछ गड़बड़ है, ये ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमने फिर सारे सैंपल वाले फॉर्म मंगवाए, और उनमें से फिर जो मोबाइल नंबर था, जो पते थे, नाम थे, उस पर लोगों को भी भेजा, क्रॉस चेक किया, खुद भी बात की। तो पता है चला कि कोई गया ही नहीं वहाँ पे, कोई नहीं गया उनके पास, और सर्वे आ गए। तीसरा एक और मैं उदाहरण देता हूँ, जो मेरे अपने अनुभव की बात है। मेरे 2 छात्र थे जिनको मैंने माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय में पढ़ाया था। तो इस नाते दिल्ली में मिलते रहते थे। तो एक सर्वे एजेंसी के अंदर उनको जॉब मिल गया, करने लगे, गए मैदान में गए, एग्जिट पोल के लिए, ओपिनियन पोल के लिए, लौट के आए, अपनी रिपोर्ट दे दी। और जब जारी हुई या जब वो प्रसारण हुआ, तो वो दंग रह गए कि उन्होंने कहा ये तो हमने दिया ही नहीं था। तो वो जो चैनल के प्रमुख अधिकारी थे उनके पास पहुंचे कि सर ऐसा तो आपने कर दिया ये, और ये तो हम लोगों का निष्कर्ष था ही नहीं। तो बोले नहीं यार, तुम मस्त रहो, तुमको सैलरी मिल रही है ना, खत्म। तो वो लड़का मेरे पास आए, दोनों, एक लड़की थी, एक लड़का था। तो अब दोनों बोले सर ऐसा हो रहा है, ये तो पत्रकारिता नहीं कहती, ये कौन सा धर्म है। मैंने कहा बेटा, अब ये हर दौर का एक अपनी कुछ बदसूरत चीज़ें भी लाता है, तो ये इस दौर की बदसूरत चीज़ें हैं। आप अपने पे केंद्रित रखो और अपना काम करते रहो। बोले सर हम लोग वहाँ काम ही नहीं कर पाएंगे अब तो मैंने कहा देखो फिर कोई दूसरा जॉब ढूंढ लो आजकल, क्योंकि मंदी का ज़माना है, मंदी थी उस समय। तो मैंने कहा मंदी का टाइम है, तो दूसरी नौकरी आराम से मिलेगी भी नहीं आसानी से। बोले नौकरी मिले ना मिले, हम भूखों मर जाए, हम छोड़ देंगे। तो दोनों ने नौकरी छोड़ दी। अब उनमें से वो लड़की जो है अपनी हाउसवाइफ है, और एक लड़का जो है इन दिनों पार्लियामेंट के चैनल में है, दूसरा जो था तो रिसर्च का ही काम कर रहा है, अपनी पसंद का काम कर रहा है। तो मैं ये कुछ उदाहरण मैंने इसलिए रखे आपके सामने कि राजेंद्र माथुर ये कहा करते थे कि कोई भी 100% निष्पक्षता नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कभी नहीं होती। हम लोग, मेरा पहला जीवन का पहला चुनाव 1977 का था, और 1977 के चुनाव से लेकर अब तक जितने चुनाव हुए हैं, किसी ना किसी रूप में मैं उनके साथ जुड़ा रहा हूँ। तो 100% निष्पक्षता तो हम उस समय भी नहीं मानते थे। और आपको भी याद होगा कि जब 1996 में यहाँ हम लोगों ने प्रेस क्लब में टी.एन. शेषन को बुलाया था, तो टी.एन. शेषन से जो सवाल किया था, तो हम लोग खुद भी टी.एन. शेषन से भयभीत थे। सारे पॉलिटिशियन डरते थे उनसे, और मैंने ही उनको सवाल किया था। मैं शायद उस समय महासचिव था वहाँ पे। तो मैंने उनसे सवाल किया कि ये जो चंबल के इलाके में डाकू गिरोह पनपते हैं, हिंसा होती है, बूथ कैप्चरिंग होती है, यूपी में, बिहार में निजी सेनाएं उस वक्त होती थी, तो निजी सेनाएं जिस तरह से वोट पर कब्जा करती हैं, कैसे कंट्रोल करेंगे। तो उन्होंने गुर्राते हुए कहा था, टी.एन. शेषन ने, चिड़िया पर नहीं मार पाएगी, आप देखते जाइए, कुछ नहीं होगा, मैं चुनाव कैंसिल कर दूंगा। ये उस कॉन्फ्रेंस में कहा था, ऑन रिकॉर्ड है कि मैं चुनाव रद्द कर दूंगा। क्या समझते हैं मुझे, मैं जो है ऐसा वैसा चुनाव आयुक्त तो नहीं हूँ। और आप उन्होंने करके दिखाया। और आप 96 के आंकड़े देख लीजिए, चुनाव हिंसा के या चुनाव में तमाम दूसरे अनैतिक साधनों के इस्तेमाल के, और इस बार का 2023 का चुनाव देख लीजिए।
आपने कभी सुना है कि इतना नकद बरामद हुआ? कभी सुना है कि इतनी शराब बरामद हुई? कभी सुना है कि इतनी साड़ियां बरामद हुई जिस पर एक ही पार्टी की मोहर है? कभी सुना है कि इतनी घड़ियां बरामद हुई जिन पर एक ही पार्टी की मोहर है? और बहुत, ये तो वो हैं जो पकड़ में आ गई, है ना, जो बट गई वो बट गई। बालाघाट में कुछ सक्रिय कार्यकर्ता थे तो उन्होंने उजागर कर दिया, है ना। हाँ, तो जो उन्होंने किया ये तो सरासर भारतीय निर्वाचन अधिनियम का उल्लंघन है। वो कर नहीं सकते ऐसा। हमने तो यही देखा अब तक कि स्ट्रांग रूम के अंदर अगर एक चीज चली गई, मतपेटी चली गई, ईवीएम चली गई, जो भी चला गया, उसके बाद उसका पंचनामा और सब चाबी होती है। हाँ, और वो खोल नहीं सकते। वो तभी खुलेगा जिस दिन मतगणना होगी, या बीच में कोई बहुत, मान लीजिए अप्रत्याशित कुछ हो जाए कि भूकंप आ जाए और वो स्ट्रांग रूम गिर जाए, या बाढ़ आ जाए और पानी भर जाए, तो भी ये निर्देश हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी या जो भी पार्टियां हैं उनके एजेंट वहां होने चाहिए, तभी खुलेगा। ये तो खोल के पट्टे गिनने भी लगे। और मैंने सुना है और देखा भी है कि एक बीजेपी प्रत्याशी का गनमैन वहां पे गिनने का काम करा रहा है। तो जहां अब चुनाव आयोग इस स्तर पे उतर आया हो, तो एग्जिट पोल पे हम क्या शिकायत करें? परसेप्शन बिल्डिंग की जो बात मैंने कही वो इसलिए कही कि भाई चुनाव आयोग ऐसा खेल करेगा, 150-60 सीटें आ गई तो ये कहा जाएगा कि आधे, देखिए ना, एग्जिट पोल तो वैसे ही 4 बता रहे थे कि 150 आएंगे, 160 आएंगे, 140 आएंगी, 130 आएंगी। ये परसेप्शन, यही सवाल आपसे पूछने वाला था बादल जी, कि जो अभी ये कह रहे हैं एग्जिट पोल में, यदि आंकड़े उससे मिलते जुलते आए तो क्या संदेश जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने पसंद किया है, या इतनी बड़ी तादाद में भी धांधली की संभावना है? देखिए रविंद्र जी, चाकू तरबूजे पे गिरे या तरबूजा चाकू पे, नुकसान तो तरबूजे का होता है। चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ले, नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही है, क्योंकि जो छवि और यश की पूंजी है वो बार बार नहीं मिलती। ठीक है, सत्ता तो मिल जाएगी उनको। तो मुझे जो ऐसा लगता है कि ये जो आंकड़ा है, अगर उससे भारतीय जनता पार्टी अपनी रक्षा करती है, क्योंकि आपने देखा है बुंदेलखंड में क्या हुआ है, छतरपुर में क्या हुआ है, पन्ना में क्या हुआ है, आपने देखा है भिंड मुरैना में क्या क्या नहीं हुआ है, दिमनी में क्या क्या नहीं हुआ है। तमाम घटनाएं हमारे सामने, जो पिछोर और शिवपुरी के इलाके में क्या हुआ है, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। बादल जी, मैंने ये देखा कि लंबे समय बाद आप मध्य प्रदेश के चुनाव में सक्रिय थे। दैनिक भास्कर में डेली आपका पॉडकास्ट भी हो रहा था, और इस चुनाव को मेरे ख्याल है लंबे समय बाद आपने बड़ी नज़दीक से देखा है। तो आपको क्या दिख रहा था? ये जो एग्जिट पोल आए हैं और आप जो देख रहे थे पूरे चुनाव में, लगभग 40 दिन आप लगातार सक्रिय रह के मध्य प्रदेश के एक एक जिले को आप नज़र बनाए हुए थे, आपको जो दिख रहा था और जो चैनल को देखा है, एग्जिट पोल को देखा है, उसमें क्या अंतर महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो मैं बार बार वहीं जाकर के रुक जाती है मेरी सुई, कि इस बार चुनाव आयोग ने खेल किया है और उसके लिए ये एग्जिट पोल का ये आंकड़ा आया है, ताकि बाद में ये ना कहा जाए। तो क्या ईवीएम पे शक है? बिल्कुल शक नहीं है, कई तरह। मैं बताऊं आपको, अब डाक मत 11,000 कहाँ गए? कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही ना, तो आज तक उत्तर आया है आपके पास कोई कि 11,000 मत कहाँ गए? कोई उत्तर मिला है? नहीं मिला ना। जो डाक पत्र खोले क्यों गए, सवाल यह है। खोले नहीं जाने चाहिए, सील्ड होते हैं, उस पर चपड़ा लगा करके सब बंद किया जाता है, और उस समय एजेंटों के जब साइन हो जाते हैं कि हाँ हमने सील देखे, सील्ड हैं, अब खोले जाएं, तो ये बगैर एजेंटों की उपस्थिति के खोल लिए गए। तो आप चुनाव आयोग पर मतलब एक तरह से शक कर रहे हैं, तो दिल्ली से है ये, या ये मध्य प्रदेश में मुख्य चुनाव पदाधिकारी श्री राजन साहब बैठे हुए हैं, तो मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, वो शिवराज सिंह चौहान के आयुक्त जनसंपर्क रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनके संबंध भी व्यक्तिगत बहुत अच्छे रहे होंगे, तमाम अच्छी अच्छी जगह पोस्टिंग दी है शिवराज जी ने उन्हें। देखिए, व्यक्तिगत तौर पर अनुपम राजन एक निहायत ही अच्छे और मिलनसार, विनम्र, सौम्य और शालीन इंसान है। मैं उनकी उस व्यक्तित्व पर कोई सवाल खड़े करने का सवाल ही नहीं है। लेकिन जब आप न्यायाधीश की कुर्सी पर होते हैं,
तो न्यायाधीश की कुर्सी पर रहते हुए अगर आपके निर्णयों से एक ऐसी धारणा बन जाए कि नहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं आप इसके पीछे, भाई एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बाद में हमने संसद में जाते देखा, राज्यसभा में जाते देखा, अभी भी हैं, तो इसका जिन्होंने राम मंदिर का डिसीजन दिया है। मैं वही कह रहा हूं, तो क्या इस ये जन धारणा का, ये भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे ये प्रश्न मेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए? आता है। आदमी, राजेंद्र माथुर कहा करते थे कि देखो, यश की पूंजी सबसे बड़ी पूंजी होती है। यश आप क्या कमाते हैं वो आपके साथ नहीं जाता, यश आप चले जाते हैं, यश रह जाता है। इसीलिए आदमी अपना मर जाना पसंद करेगा, अपने यश का मर जाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आदमी का के अपने मर जाने से यश का मर जाना ज़्यादा खतरनाक है। मैं उम्मीद करता था कि शायद ये बात जो इस पवित्र अनुष्ठान में, लोकतंत्र का जो पवित्र अनुष्ठान है, उसमें जो लोग लगे हुए हैं वो इस बात को ख्याल रखेंगे, लेकिन जो जिस तरह की शिकायतें चारों तरफ से आ रही हैं, प्रमाण के साथ आ रही हैं, हमने देखा है, और उसके बाद भी कुछ ना हो तो ये ताज्जुब की बात लगती है। मतलब साफ साफ ये निर्देश हैं कि कोई प्रतिनियुक्ति वाला, कोई सेवा वृद्धि वाला, कोई एक्सटेंशन वाला, कोई टेम्परेरी, कोई कॉन्ट्रैक्ट पर, कोई डेली बेसिस वाला चुनाव कार्य में नहीं लगाया जाएगा। लेकिन हमने देखा खुल्लम खुल्ला इस निर्देश का उल्लंघन हुआ। आचार संहिता पर के जिन मापदंडों का उल्लंघन होने पर एफआईआर दर्ज होती है, यहाँ नहीं हुई। कई मामलों में, कुछ में हो गई। मतलब जी अभी कुछ देर पहले जब मैं आपसे बात करने आया हूँ, रास्ते में मैंने देखा कमलनाथ जी ने अभी एक अपील जारी की है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उन पर आप मत जाइए, आप लग जाइए सारे प्रकोष्ठ के लोगों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है। ये सिर्फ यहाँ के अधिकारियों को भ्रमित करने के लिए एग्जिट पोल जारी किए गए हैं। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कमलनाथ जी की बात से? देखिए, अखाड़े में दो पहलवान होते हैं, तो कोई पहलवान ये तो नहीं कहता कि मैं हारने के लिए उतरा हूँ, वो तो यही कहता है कि मैं तो जीतूंगा। तो दोनों ही पहलवान कहते हैं मैं जीतूंगा। लेकिन कमलनाथ जी का जो ये बयान आया है या जो आप बता रहे हैं, अभी मैंने नहीं देखा, लेकिन निश्चित रूप से क्योंकि जो एग्जिट पोल आए हैं तो शायद किसी ना किसी स्तर पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, उन लोगों के बीच में जिनको जो पोलिंग एजेंट होंगे, उनके काउंटिंग एजेंट होंगे, उन लोगों के बीच में जो जिनकी मदद उन्हें अभी 3 तारीख को लेनी है, तो हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत निराश और हताश हो रहे हों। तो मुझे लगता है कि उनके लिए एक उत्साह बढ़ाने का एक बयान है, तो हमें उसी नज़रिए से इसको लेना चाहिए। बीजेपी का ये कहना है कि जो लाडली बहना योजना है वो उसके लिए एक कमाल कर गई है। मतलब अब हमने ये भी देखा कि शिवराज सिंह जी चौहान ने पूरे चुनाव में सिर्फ फोकस किया था आधी आबादी यानी महिलाओं पर। उनकी लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी के अलावा उससे बाहर नहीं निकले। उन्होंने ना सड़कों की बात की, ना बिजली की बात की, ना पानी की। उन्होंने एक बात की, लाडली बहना, लाडली बहना। और अब जो एग्जिट पोल हैं उसी लेके भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि शिवराज जी का ये जो दाव है, ये जो ट्रम्प कार्ड है, वो काम कर गया। आप ठीक कह रहे हैं, लाडली बहना योजना इतनी अच्छी है, वाकई में अच्छी है। लेकिन मैं बस ये है कि मैं उससे डिफ़र करता हूँ कि नकद नहीं बांटना चाहिए था। उस एक एक लाडली बहना को इतना काम कराना था कि उनकी मजदूरी 1250 रुपये हो जाए। आप उनसे कुछ हस्तशिल्प का काम कराइए, आप उनसे कुछ मजदूरी कराइए, आप उनसे कुछ जो भी काम कराना चाहें, कपड़े बनवाइए, हथकरघे में लगाइए, जो भी करना हो, लेकिन मेहनत करा के। लेकिन योजना बहुत अच्छी है, और तभी तो प्रधानमंत्री ने नकल की। कल जो द्रोण बहन योजना, उसमें उन्होंने बहन कहना शुरू कर दिया है महिलाओं को। उन्होंने पूरी नकल की है शिवराज की योजना की, और बिल्कुल वही पैटर्न है। तो लेकिन मैं आ रहा हूँ ना, उस पर आ रहा हूँ। लेकिन इसका लाभ अगर मिलता है, मिल सकता है, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता, लेकिन मुझे जो हिचक है ये बात कहने में कि लाभ मिलेगा, मुझे हिचक 2 कारणों से है। पहला कारण तो ये है कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने इसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया और अपनी एक नाक का सवाल बना लिया कि इसी योजना को उन्हें कैश करना है, उनकी अफसोस कि उनकी पार्टी ने ऐसा नहीं चाहा। लाडली बहना के गीत गा रहे थे वो चुनावी सभाओं में, लेकिन प्रधानमंत्री शिवराज सिंह का नाम तक नहीं ले रहे थे।
प्रधानमंत्री लाडली बहना का नाम तक नहीं ले रहे थे। तो एक ही पार्टी के दो पैमाने कैसे हो सकते हैं? जबकि प्रधानमंत्री जानते हैं कि ये ट्रम्प कार्ड हो सकती है। तो प्रधानमंत्री ने और राष्ट्रीय स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी के सोचने समझने वाले लोग थे, जो प्रचार अभियान देख रहे थे, वो लाडली बहना से बच क्यों रहे थे? एक बात। दूसरी चीज़ के शिवराज अपनी सभाओं में कह रहे थे कि आगे जल करके मैं 3,000 कर दूंगा, अभी 1,500 करूंगा, फिर 2,000 करूंगा, फिर 3,000 करूंगा। अब 3,000 वाली बात तो उनके संकल्प पत्र में है ही नहीं। तो अगर संकल्प पत्र में नहीं है, इसका मतलब शिवराज सिंह चौहान झूठे। मतलब अगर सरकार आ गई तो हमने तो वादा ही नहीं किया था साहब, संकल्प पत्र में क्यों 3,000 दें? इसका एक संकेत यह भी है कि फिर शिवराज को बोना करने के लिए पार्टी ये नहीं चाहती थी कि शिवराज की कोई स्कीम लार्जर देने में हो जाए, मतलब उनकी शिवराज की छवि से बड़ी हो जाए। ये एक बात है। दूसरी बात जो मैं शायद मुझे नहीं याद आता कि पहले आपको बताया नहीं कि 2,72,00,000 महिलाएं हैं मतदाता, महिला मतदाता। 1,31,00,000 या 32 लाख को आप दे रहे हैं। उसमें से उसकी करीब 60% या 65% महिलाएं वोट करने के लिए गईं। उनमें से आधे अपने पतियों के दबाव में, भाई जीवन भर सुरक्षा तो रखना पड़ती है यार, पति से कहाँ लड़के जाएंगी, तो बहनोई नाराज थे। मैंने आपको शायद कहा था पिछली बार कि बहनोई नाराज थे। एक परिवार में मान लीजिए सास है या कोई और महिला है, तो वो नाराज थी जिसको नहीं मिल रहा था। तो जितने उनको फायदा मिल रहा था उससे ज़्यादा महिलाएं खफा थीं कि उनको पैसा नहीं मिल रहा है। अच्छा, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं ये नहीं कह सकता इस आंकड़े के बारे में, लेकिन ये मुझे बताया गया कि अब जैसे विधवा पेंशन जैसे किसी को मिल रही है, निराश्रित योजना मिल रही है, तो उसमें जो उनको वहाँ मिल रहा है 1,250 न मिल के जो डिफरेंस है बीच का, मान लीजिए उसमें 600 या 800 रुपये मिलता है, तो केवल 400 रुपये उनको मिलता था। तो जो लाभार्थी होता है वो ये नहीं देखता कि उसको 800 रुपये मिल रहे थे, वो ये देखता कि अरे मेरी बहू को 400 रुपये 1,250 मिल रहे हैं, मुझे 400 मिल रहे हैं। तो इसका बहुत, इस योजना का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक असर हुआ है। तो ये योजना अच्छी है जो बशर्ते इसको ढंग से इम्प्लीमेंट होता, और भारतीय जनता पार्टी ने खुद इस योजना का लाभ लेने से, उठाने से जैसे दरवाजा बंद कर दिया हो कि हम इसका लाभ नहीं लेंगे। मतलब ये एक आखिरी सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये मेरा अकेले का नहीं है, ये सारे मतदाताओं का है कि क्या आप, चूंकि आप दिल्ली में रहे, इतने चरणों में रहे हैं, ये जो एग्जिट करने वाली कंपनियां, एग्जिट पोल करने वाली कंपनियां हैं, क्या इनको कभी कानून के दायरे में लाया जा सकता है कि यदि ये एग्जिट पोल में जो बातें कह रही हैं उसमें जो प्लस माइनस होते हैं, यदि बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इन्होंने यदि इसको व्यवसाय बना दिया है, पैसे कमाने का आइडिया बना दिया है, तो क्या ये कभी कानून के दायरे में नहीं आ सकते? क्या इनके खिलाफ FIR नहीं हो सकती? क्योंकि ये करोड़ों लोगों के दिमाग पर कब्जा करते हैं, उन लोगों के साथ भी एक धोखाधड़ी होती है पब्लिक के साथ। देखिए, बिल्कुल वो कानूनी दायरे में आते हैं। मैंने 2 बरस लॉ की पढ़ाई की है और मैं कह सकता हूं कि ये 2 तरह से कानून के दायरे में आते हैं। पहला, उपभोक्ता संरक्षण कानून, राजेंद्र माथुर जो कहा करते थे, मैं फिर तीसरी बार देखिए उनका जिक्र आ रहा है कि जो उनको मरे हुए 30 बरस हो गए, 32 बरस, लेकिन उनकी बातें आज भी प्रासंगिक हैं। तो जो उपभोक्ता संरक्षण, क्योंकि अब ये प्रोडक्ट है, आप कुछ खरीद के, आप टीवी खरीदते हो, उसके अंदर आप सेट टॉप बॉक्स लगवाते हो, किसी कंपनी के सैटेलाइट कंपनी का कनेक्शन लेते हो, और तब आप जो प्रोडक्ट हासिल करते हो, ये ठीक वैसा ही है जैसे आप डेयरी बूथ पे जाते हो और ब्रेड खरीद के जाते हो, और ब्रेड में अगर फफूंद निकले तो आप मुकदमा कर देते हो। तो अगर ये जालसाजी आप पकड़ लेते हो और आप स्क्रीन पर देखते हो कि वो दर्शकों को धोखा दिया जा रहा है, तो आप उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत मामला दर्ज कराने के लिए आजाद हैं। 100% ये मामला बनता है। दूसरा, भारतीय दंड संहिता में, दंड विधान में, ये हमको ठगने वाला मामला है। 420 का मामला बनता है, बशर्ते कोई बहुत अच्छा वकील इस पे लड़के दिखाए। ये 420 है, जालसाजी है जो हमारी भावनाओं के साथ की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने, राजेश बादल जी, आपने सुना कितना नॉलेज उनको है
किस तरह उन्होंने एक एक चीज की व्याख्या की है, उनका बड़ा एक उनको इस बात का बड़ा दुख है कि उनके सामने ही चुनाव आयोग जिस तरह से, जो हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं केचुआ जैसा काम करने लगे हैं, जिस तरह से मध्य प्रदेश में चुनाव को प्रभावित किया। और उनकी आशंका है कि मध्य प्रदेश में कोई बड़ा खेल हुआ है, जिस तरह के एग्जिट पोल आए हैं इसे जस्टिफाई करने के लिए पहले से ही कोई खेल हो चुका है, इस तरह की आशंका इतने वरिष्ठ पत्रकार ने यदि जाहिर की है तो इस पर सभी को विचार करना चाहिए। दूसरा, जिन कंपनियों ने एग्जिट पोल किया है और यदि वो एग्जैक्ट नहीं बैठ रहे हैं तो ये निश्चित तौर पर कानून के दायरे में आ सकता है। इस पर यदि कोई अच्छा वकील कोर्ट जाएगा तो इन कंपनियों को सबक सिखाया जा सकता है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपसे बार बार निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर इसे देख रहे हैं तो इसे फॉलो करें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।